सिंध में सख्त लॉकडाउन और दुकानों की बंदिश की खबरें गलत हैं। अवाम खौफ का शिकार हों और ना ही खौफ फैलाने का बाइस बने। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वजाहत कर दी और कहा कि जो भी फैसला होगा वो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। अवाम हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। फिलहाल कोई फैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ज़रूरी अशिया है उसके हवाले से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर पैनिक करना है तो करोना वायरस के हवाले से करें। अगर पैनिक आपको करना है तो करोना वायरस के जो बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कीजिए। जो बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, अगर पैनिक करना है, परेशान होना है तो इसके हवाले से कीजिए। मैं आपको हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो भी सिचुएशन हुई, जो ज़रूरी अशिया है उसको दुकानों पर मेक श्योर करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हुकूमत सिंध वो ज़िम्मेदारी ऐसा तरीके से निभाएगी। सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, प्राइवेट स्कूल्स वाले भी सिंध सरकार के हुक्म की खिलाफ वर्जी के लिए तैयार हैं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 15 जून से कराची में स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। तफसीलात देखिए फैसल खान की रिपोर्ट में। सिंध सरकार की ना मानने वालों में प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट भी शामिल हो गई। 3 माह से बंद स्कूल्स वालों का सबर जवाब दे गया। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के मार्फत से ये फैसला कर लिया है कि 15 जून से निजी तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन शरफुज़्ज़मा को तो गिरफ्तारियों की भी परवाह नहीं। अगर गिरफ्तारी करने जाएंगे तो कितनी बड़ी तादाद में करेंगे। आपको लॉकडाउन से पहले निजी सेक्टर के नुमाइंदों को बुला करके, स्कूलों के नुमाइंदों को बुला करके आपको शेड्यूल बना लेना चाहिए था। शरफुज़्ज़मा ने कहा कि जिस तरह हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को गैर हाजिरी के बावजूद तनख्वाहें दे रही है, ऐसे ही प्लानिंग प्राइवेट स्कूल्स मुलाजमीन के लिए भी करना चाहिए थी। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तारिक शाह साहब ने। तारिक शाह साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको और आपसे जानना ही चाहते हैं कि आप भी शरफुज़्ज़मा के फैसले का साथ देंगे और हुकूमत की हुक्म उदूली करते हुए स्कूल्स खोलने का ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने यही कहा था कि ईद के फौरी बाद जो है हमें स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। और बिल्कुल सही बात है, जब 3 महीने से स्कूल बंद हैं तो तालीमी सिलसिला बच्चों का डिसकंटिन्यू हो गया है और उससे जो है वो बहुत तालीमी नुकसान हो रहा है बच्चों को। तो हम स्कूल खोलने से मुराद ये नहीं है कि हम पहले दिन से बच्चों को बुला लेंगे। हमें बच्चों को बुलाने से पहले जो है बहुत सारी तैयारी करनी है। टीचर्स को बुलाना है, रिजल्ट कंपाइल करने हैं, नया सेशन स्टार्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल खोल के की जा सकती हैं। तो उसके लिए हमारा मुतालबा ये है हुकूमत से कि स्कूल हम खोलने जा रहे हैं और स्कूल खोलने की इजाज़त भी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बेहतर यही होगा कि हुकूमत इसमें सारी तालीमी नुमाइंदगान को साथ बिठाकर जो है वो इसमें तय करे, क्योंकि तालीमी बहरान अगर खुदा न खास्ता पैदा हुआ तो उसको गवर्नमेंट के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि सिंध हुकूमत का तो फैसला है कि स्कूल जून में बंद रहेंगे, अगर आप ये ऐलान कर रहे हैं और स्कूल खोलने जा रहे हैं तो SOPs का कैसे ख्याल रखा जाएगा? क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी? देखिए, यही तो हमारा मुतालबा है हुकूमत सिंध से कि हमने SOPs जमा करवाए हैं और उसी SOPs पे बातचीत करना अगर शुरू करेंगे अभी से ही तो स्कूल खुल पाएंगे। SOPs में हमने जो चंद बातें मैं आपको बताऊं, उसमें हमने कहा है कि हमें शिफ्टों में स्कूल लगाने की इजाज़त दी जाए। हम एक क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि बच्चे डिस्टेंसिंग से बैठ सकें। बच्चों को मास्क, ग्लव्स और डिसइंफेक्ट किया जाएगा और उनको जो है वो सैनिटाइजर भी स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर बच्चा खुद ला सके खुद ले आया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। तो इस तरह के SOPs बनाए जा सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल भी हैं। तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि अभी भी कि वो बैठकर SOP, जब सब चीज़ों को खोला जा सकता है तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खोले जा सकते? बच्चे तो वैसे भी आप देखेंगे खुदा न खास्ता माँ बाप के इन्फेक्ट होने से भी बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। तो इस वक्त कोरोना के साथ हम सबको जीना है और इसी के साथ एहतियाती तदबीर के साथ साथ जो है ना हमें तालीमी सिलसिला भी जो है ना कंटिन्यू दोबारा से करना पड़ेगा, ताकि जो है ना बच्चे हमारे जो तालीम से दूर होते जा रहे हैं वो दोबारा से रूटीन में आ जाएं। वो रूटीन में आ जाएं और ये तालीम का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। SOPs दे दिए गए हैं सिंध हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका सर। सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। कि उसका कोई हमारे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड नहीं है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा 10वीं जमात में। जो 10वीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा है
उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, नवीं जमात का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। हम उसे नवीं जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफी 3% मार्क्स उसको देंगे। तो अगर किसी बच्चे की परसेंटेज जो है वो 9वीं क्लास में 60% है, तो जब 10वीं क्लास में हम उसको प्रोमोट करेंगे 11वीं के लिए, तो उसकी परसेंटेज जो है वो 63% हो जाएगी। 3% उसको इजाफी मार्क्स देकर हम उनको पास कर देंगे। इसी तरह जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर, और जो परसेंटेज उसकी 11वीं जमात में होगी उसमें 3% ऐड करके उसको हम 12वीं जमात से पास कर देंगे, प्रोमोट कर देंगे, वो आगे चला जाएगा। इसी तरह जो 9वीं जमात का तालिब इल्म जिसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो उसी परसेंटेज की बुनियाद पर उसकी 9वीं की परसेंटेज भी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी 9वीं और 10वीं की मिला के। इसी तरह ये जो 11वीं जमात का तालिब इल्म है उसकी इसी तरह बनेगी। तो आसान बनाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि 9वीं से 10वीं में जाने वाला बच्चा इस वक्त बग़ैर किसी परसेंटेज के जाएगा, वो प्रोमोट हो जाएगा। 11वीं जमात से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है, और वही उसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफी मिलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैट्रिक और इंटर के बच्चों को प्रमोट करने से मुताल्लिक़ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गए हैं उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फ़ेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फ़ेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फ़ेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गया है, तो हमें उसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इम्तिहानात में आकर अपीयर हो। और इस पर काफ़ी बहस हुई कि हमें ये करना चाहिए कि उनको किसी चांस हम दें, लेकिन चूँकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हालात इस काबिल होंगे कि हम बच्चों को इम्तिहानात में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा सकेंगे, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए ये तय किया गया है कि वो बच्चे जो तमाम सब्जेक्ट्स में अगर फेल भी हैं तो उन्हें सिंपल पासिंग मार्क्स, कोई उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए, जो 33% होते हैं, वो 33% नंबर्स उनको देकर उनको हम पास कर देंगे ताकि वो भी अगले साल चले जाएं। और इसी तरह से जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपेयर होते हैं, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपेयर होते हैं, किसी स्कूल की में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी इसी तरह का फार्मूला जो है हम अडॉप्ट करेंगे। तो होगा ये कि सूबा सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बग़ैर किसी इम्तिहान के, और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं होगी कि कौन सा बच्चा कितने पेपर्स में फ़ेल हुआ है या कितने पेपर्स में पास हुआ है। अब 2 चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी, कुछ बच्चे पास हो गए होते हैं लेकिन वो अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा फॉर्म्स जमा कराते हैं
اور وہ آकर یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں. چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے، لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے رجسٹریشن کی فیس، اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے، ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا. اگلے برس جب یہ ایگزامس ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں 9ویں جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں دیا ہوا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں، تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور 11ویں والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے. وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں. 9ویں والا 10ویں میں جائے گا، 11ویں والا 12ویں میں جائے گا، بغیر نمبرز کے بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا. پاس بھی نہیں بلکہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں. لیکن جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور 12ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم ازیوم کریں گے دونوں برسوں کی، 9ویں کی اور 10ویں کی اور 11ویں اور 12ویں کی. تو یہ اس طرح سے ہوگا. تو جو 10ویں جماعت کا ہے اور 12ویں جماعت کا ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے 1 سال کا، تو اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے، 3% اس کو ہم اضافی مارکس دے دیں گے. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا. یہ ایک تو یہ چیز تھی، اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ سوال کر لیجئے گا. ایک دو اور چیزیں بھی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں. اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کے ایشو پر آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب نے 3-4 روز قبل ایک بڑی تفصیلی اور بڑی مدلل پریس کانفرنس کی، جس میں یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے، چینی کے کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی سفارشات کے سامنے، اس کے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے ذریعے پوری قوم سے تفصیلات شیئر کی. لیکن اگر آپ ایک بات نوٹ کریں تو پی ٹی آئی نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی. وہ چلے جاتے ہیں جی نون لیگ نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا. نون لیگ اپنے جواب دے رہی ہے، میں صرف عرض کروں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جتنی بھی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے سبسڈی غلط دے دی اور آج شوگر ملوں کی بات کی گئی، یہ تمام کے تمام ایشوز جو ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف ثاقب نثار صاحب کے خواہش پر، اس میں یہ تمام چیزیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہیں. ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. شوگر ملیں بھی دیکھی ہیں، سبسڈی بھی دیکھی ہے، اور پتہ نہیں جو چیزیں. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ حیران ہوں پی ٹی وی ہوم کو غیر ملکی پروڈکشن کے ڈراموں پر فخر ہے. ملکی پروڈکشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کام پر توجہ نہ دی تو غیر ملکی ڈرامے پاکستانی پروڈکشن کو تباہ کر دیں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ غیر ملکی ڈرامہ امپورٹ کرنا ہمیشہ سے سستا رہا ہے، لیکن ہمیں پاکستانی پروڈکشن پر فوکس کرنا ہوگا. ایسا نہ ہوا تو غیر ملکی ڈرامے پاکستانی پروڈکشن کو تباہ کر دیں گے. غیر ملکی ڈرامے پر اتنا ٹیکس ہونا چاہیے کہ مقامی ڈرامہ متاثر نہ ہو. ٹی وی چینلز باہر سے سستے ڈرامے خرید لیں تو مقامی انڈسٹری بیٹھ جائے گی. ارطغرل زبردست ڈرامہ ہے، میری ٹویٹ میں اس کا معاملہ نہیں ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب غیر ملکی ڈرامے پاکستانی پروڈکشن کو تباہ کر دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے اس وقت پاکستان کو نئی پروڈکشن بنانے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو خیر جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو میں نے پوری اس کی ایک ڈیٹیلڈ
پالیسی جو ہے وہ بنا کے تو میں نے دی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی پھر باقی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. لیکن اس میں جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، ایک فلم انڈسٹری کو، ٹی وی انڈسٹری، دونوں کو. اب ٹی وی میں مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان سے ہم سے کوئی تنہائیاں لے لے گا یا دھوپ کنارے مانگے گا، تو ہمارے ہاں تو اتنی دفعہ چل چکا ہے، تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، باہر لوگوں کو مفت دینے میں بھی یا بہت سستے داموں دینے میں بھی. اسی طرح سے جو باہر کے ڈرامے ہیں جو وہاں پہ چل چکے ہیں اور ان کی کمرشل ویلیو مقامی نہیں ہے، ان کے لوگ تو شکر کریں گے کوئی لے رہا ہے. سو وہ ہمارے سارے ٹیلی ویژنس کو سستے داموں اپنے پچھلے ڈرامے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، وہ ڈب کر کے ہم یہاں پہ چلا دیتے ہیں. بٹ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پوری انڈسٹری ہے جس میں ہمارے ایکٹرز شامل ہیں، ہمارے لکھنے والے شامل ہیں، پروڈیوسرز شامل ہیں، ایکسٹراز شامل ہیں، کیمرہ مین شامل ہیں، وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو بالکل پروٹیکٹ نہ کریں اور باہر کے ڈرامے اس طرح سے کھول دیں. تو میں نے اس وقت اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، میں انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ آپ اس کے اوپر 50,000 روپے پر منٹ ٹیکس کریں فورن ڈرامہ کو، تاکہ ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے اس کی قیمت اور فورن ڈرامے کی قیمت برابر ہو سکے. باقی یہ ہے کہ بین تو ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اگر اچھا ڈرامہ باہر ہے تو پاکستانی آڈینس کو بھی حق ہے کہ وہ اس ڈرامے کو دیکھیں. لیکن صرف یہ ہے کہ ہماری اپنی لوکل انڈسٹری کی اتنی ضرور ہم پروٹیکشن کریں کہ ان کی جو کاسٹ ہیں وہ اتنی ہوں جتنی ہمارے اپنے مقامی ڈرامہ بننے میں لگتی ہے. تو اس لیے میں نے یہ ایکسپلین کہا. فواد چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کتنا % بیرونی کانٹینٹ چلا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو انہوں نے سیریز بنائی ہے اس میں تو وہ کوئی بڑی، انہوں نے لمبا چوڑا کہہ دیا کہ ہم یہ بھی باہر سے لائیں گے اور یہ بھی چلائیں گے، تو وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی وی کو تو اپنے مقامی پروڈکشنز بنانی چاہیے، اپنے لوگ جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں شبلی فراز صاحب، وہ بھی بڑے اس معاملے کے اوپر واضح ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اس کا نوٹس لیں گے. اور انہوں نے خیر کیا بھی ہے، کیونکہ شبلی فراز خود بھی بہت اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ شبلی فراز صاحب جو ہیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ضرور اس کو دیکھیں. صحیح، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر سما کو وقت دینے کے لیے. سر، جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی کہا کہ انہوں نے یہ تجویز دی ہوئی تھی کہ 50,000 روپے پر منٹ ٹیکس عائد کر دیں بیرونی کانٹینٹ پر، تو اس تجویز کو آپ لوگوں نے کس طرح سے دیکھا اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں فواد چودھری صاحب سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہماری پروڈکشن اس کمپٹیشن کی وجہ سے اوپر جانی ہے، ہماری انڈسٹری اوپر جانی ہے، نیچے نہیں آنی ہے. جب گیمز آف تھرونز چل رہا تھا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب انڈین ڈرامے، انڈین گانے، انڈین فلمیں چل رہی تھیں کسی نے اعتراض نہیں کیا. پی ٹی وی پہ انگریزی فلمیں چلتی رہیں، سیٹرڈے نائٹ آپ کو یاد ہوگا انگریزی فلم آتی تھی، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے کمپٹیشن جتنا زیادہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھی پروڈکشن ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں بھی کمال کا کام ہوا ہے، بار بار چلاتے رہے ہیں پی ٹی وی والے وہ کام. قاسم جلالی صاحب کا تاریخ پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، آخری چٹان، لبیک، اب بہت سے ڈرامے چلے ہیں، بار بار چلے. اب نئے ڈرامے پروڈیوس کرنے ہوں گے اور بہت سی ٹیکنیکس ہم سیکھ سکتے ہیں. پھر بائی لیٹرل ہے، ترکی میں ہمارے ڈرامے بھی چلیں گے ان کی زبان میں ڈب ہو کے، ان کے ڈرامے یہاں چل رہے ہیں. اسلامی تاریخ، روایات، اسلامک فیتھ پہ اتنا کمال کا کام کیا ہوا ہے ٹرکی نے، باقی ممالک نے، وہ پاکستان میں ڈب کر کے چلانا. اور یہ تو خاص طور پہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے طیب اردوغان صاحب کا، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ ڈرامہ فری آف کاسٹ دیا پاکستان کو. اور اس کا چلنا، اس چلنے سے بہت زیادہ نئے نئے پروڈیوسر جو ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں فیصل جاوید صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ یہ یک طرفہ کیوں ہیں، ہمارے ڈرامے ٹرکی میں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ یہ یک طرفہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک چینل تھا جو ٹرکی میں ہی شوٹ بھی ہوتے تھے، پروگرامز بھی اردو میں، اور ہمارے جو ڈرامے ہیں اردو میں، ہماری زبان میں اور ان کی زبان میں، وہاں پہ اس چینل پہ نشر بھی ہوتے تھے. اب وہ شاید چینل نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم بائی لیٹرل ٹریڈ کی طرف جائیں گے کہ ان کے ڈرامے یہاں اور ہمارے ڈرامے وہاں چلیں گے. ہمارے ہاں بھی بہت اچھا کام ہوا ہے جو کہ ٹرکش زبان میں ڈب ہو سکتا ہے، وہاں چل سکتا ہے، لیکن مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. جہاں تک پاکستان ٹیلی ویژن کی پروڈکشن ہے، ایک زمانہ تھا پی ٹی وی اپنے ڈرامے بناتا تھا،
जहां सारे इदारे PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने तबाह की है, वहां PTV को भी तबाह कर दिया। PTV आज बिल्कुल मुतामिल नहीं हो सकता कि वो अपने ड्रामे प्रोड्यूस करे, पैसे ही नहीं है उनके पास लाइबिलिटीज इतने। पहले उसे अपने पांवों पे खड़े होना है और उसके साथ साथ अपनी प्रोडक्शन में पैसा लगाना है। अभी जो जितनी प्रोडक्शंस हो रही हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स खुद पैसा लगा रहे हैं, प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं, और प्राइवेट प्रोडक्शंस भी बहुत कमाल की हो रही हैं। हमें अपने सब्सटेंस पे जरूर काम करना है। साहब, कता कलामी के लिए मुआज़रत, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, जैसे कि फैसल जावेद साहब को आपने भी सुना, वो कहते हैं कि आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करते, गैर मुल्की जो कंटेंट है उससे मुकाबले का माहौल पैदा होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो तो फैसल बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, और अर्तुगरुल ड्रामे की तो मैंने बात ही नहीं कर रहा। देखिए, बात यह है कि जो गैर मुल्की ड्रामे से मुकाबले का तो जरूर पैदा होता है, होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको दिखाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री को टीवी ड्रामे की जो कॉस्ट है वो आउट कर देंगे बाहर के मुकाबले में। मतलब अगर बाहर में मुझे ड्रामा मिल रहा है 50,000 रुपये में, लाख रुपए में, मैं पाकिस्तान में ड्रामा क्यों बनाएंगे? ये टीवी ओनर्स या जो PTV है या कोई, वो तो बाहर से ड्रामा लाएंगे, डब कर लेंगे। आपने अपनी इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्ट तो करना है ना कि जो खर्चा वो कर रहे हैं बाहर से, जब आप ड्रामा लाएं तो वो उस खर्चे के बराबर तो होगा। अगर आप अपने सारे एक्टर्स को, अपने सारे प्रोड्यूसर्स को, उनको बेरोजगार करना चाहते हैं तो फिर आप खुला जो है वो माहौल रख लें। आपने एक कंपेटेबल अपनी इंडस्ट्री को माहौल तो देना है ना। और बाकी तो जो अपना अर्तुगरुल है या जो बाकी फैसल बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि उससे जो है वो होना चाहिए और हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए, करनी चाहिए। सिर्फ ये रहता बात है कि PTV को 2.5 साल बहुत टाइम होना था, हो जाना चाहिए था। अब अगर नहीं हो सका, अब तो उसके बाद तो खैर कुछ नहीं होना, क्योंकि 10 साल से वही लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं को दोबारा दे दिया। हमने तो पूरा प्लान दिया था PTV को भी चेंज करने का, और अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल आप शिबली फराज साहब इसमें आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वो इसको तब्दील करेंगे। तो फैसल जावेद साहब, ये बात तो ठीक है फवाद चौधरी साहब की कि गैर मुल्की ड्रामे पर इतना टैक्स तो होना चाहिए कि मकामी ड्रामा मुतासर ना हो। इससे आप जी इस पे मैं ये कहूँगा, फवाद टेक्निकली बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, जो काम अच्छा हुआ है वो चलना भी ज़रूरी है। इस्लामी तारीख पे कुछ अच्छा काम हुआ वो। अब जब ट्रेड की हम बात करते हैं, आप यकीन कीजिए कि जब भी आप बाहर की प्रोडक्शंस को लेते भी हैं तो हमारे यहाँ मजीद प्रोडक्शंस होती हैं। एक वक्त आया था पिछले दिनों, कुछ साल पहले, हमारा ड्रामा और फिल्म रिवाइव हुए थे। खुदा की एक फिल्म आई थी, ISPR ने एक और भी फिल्म बनाई थी, वॉर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हुई थी और बला की कंपटीशन चल रही थी उस वक्त। ये थ्रेट नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी होती है, और इसको अपॉर्चुनिटी लेके हमारे प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं कि अपना सब्सटेंस किस तरह से बेहतर टैक्स वाली बात से इत्तेफाक करते हैं आप जावेद साहब? जी, टैक्स वाली बात से आप इत्तेफाक करते हैं फैसल जावेद साहब? देखिए, अभी तो आपको इसमें हमारे PTV की हद तक बात करें तो PTV तो अभी फवाद सही कह रहे हैं, इस वक्त तक मुतहमिल ही नहीं हुआ कि वो अपनी कॉस्ट लगा सके, ड्रामे बना सके। तो उस कॉस्ट के ऊपर कंपटीशन या टैक्स के ऊपर कंपटीशन का तो सवाल ही अभी पैदा नहीं होता। अभी तो आपको अपने सब्सटेंस पे इतना अच्छा काम कर रहा है कि खुद आपकी मार्केट बनेगी, और बनी है। मैं आपको मिसाल दे के कह रहा हूँ, फिल्म की मार्केट बनी थी, ड्रामा हमारा रिवाइव हुआ था, लेकिन हमें अपने सब्सटेंस पे काम करना होगा। हम कब तक ये टिपिकल कहानियां दिखाते रहेंगे, सास बहू की लड़ाइयां और वो मसले जो जिससे हमारा जमाना, सोसाइटी रिलेट ही नहीं कर सकती। जब आप अच्छा सब्सटेंस लाते हैं, जब अयूब खावर ने बनाया था, नुसरत ठाकुर ने बनाया था, राशिद डार ने बनाया था, वो जब ड्रामे बने थे तो लोगों ने देखे थे, सड़कें खाली होती थी, लोग ड्रामे देखते थे, क्योंकि जानदार सब्सटेंस था। जब तक सब्सटेंस पे काम नहीं होगा, आपकी ट्रेड नहीं हो सकती है। और इस टर्की वाले फेज में किसी भी कंट्री के साथ म्यूचुअल ट्रेड पे आप जा रहे हैं। आप जब म्यूचुअल ट्रेड पे जाते हैं तो आपको इन दी एंड आपको विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता है। और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उसमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी कॉल्स आई हैं कि अब वो भी इस पे काम करना शुरू कर दिए। मैंने आपको बताया था, हमायूं सईद जो हैं वो काम कर रहे हैं कि किस तरह तारीख पे वो कंटेंट बनाएंगे। उसमें हुकूमत जिस हद तक हो सकता है सपोर्ट करेगी। लेकिन ये बात फवाद की ठीक है कि पाकिस्तान टेलीविजन का जो हाल कर दिया हुआ है उसको रिवाइव करना जरूरी है ताकि अपने ड्रामे प्रोड्यूस कर सके। अभी तो अपने ड्रामे प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, अभी तो प्राइवेट प्रोडक्शंस पे जा रहे हैं। तो अभी मिलजुल के काम करना है, प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को मिलके काम करना है। और जहां तक हमारे कंटेंट की बात रही, उसको किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं वो इसी तरह से प्रमोट होगा कि आप उनके ड्रामा इधर दिखा रहे हैं, अपना ड्रामा उधर दिखाएंगे। लेकिन हमें जो मेहमद बुज़दाक का जो स्टैंडर्ड उसने सेट किया है उस पर जाना जरूरी है, क्योंकि आजकल की मार्केट में आखिरी चट्टान हो गया या लबैक हो गया, वो बार बार दफा रिपीट तो किए, लेकिन अब वो अपील नहीं करते हैं लोगों को, क्योंकि प्रोडक्शन टैक्स
टेक्निक्स बहुत बदल गई हैं, तो हमें इस कंपटीशन से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मैं फवाद की एक और बात से एग्री करता हूँ, और वो है ये जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है इसको इन्होंने कहा वर्चुअल होना चाहिए। मैं इनसे एग्री करता हूँ, टेक्नोलॉजी का हमें फायदा उठाना चाहिए। हम आउटडोर भी कर सकते हैं, वर्चुअल भी कर सकते हैं ये सेशन। यानी फवाद चौधरी की इस बात से आप एग्री करते हैं कि पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास जो बुलाना है वो बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब। और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि PTV होम को गैर मुल्की प्रोडक्शन के ड्रामों पर फख्र है। हमारे साथ इस वक्त अदनान आदिल साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब, एक दफ़ा फिर से फवाद चौधरी साहब अपनी हुकूमत की ही पॉलिसियों पर बोल रहे हैं, ये मामलात कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? असल कहानी क्या है? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बजाय इसके कि अपनी पार्टी मीटिंग्स में या अंदर कैबिनेट में ये मामलात उठाएं, वो वजीर होते हुए और काबीना का हिस्सा होते हुए पब्लिक में कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। लेकिन आज तक कभी मुझे लगा नहीं कि वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें कहा हो कि आप ऐसे मामलात पब्लिक में ना उछाला करें, बल्कि अंदर पार्टी के अंदर बात किया करें। तो ये अब इनकी एक खास आदत सी बन गई है और एक रूटीन सी बन गई है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो जुज़वी तौर पे तो ठीक है कि भाई अब आप बाहर के ड्रामे दिखाएंगे तो मुल्क में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। लेकिन PTV का हाल बहुत ख़राब हो चुका है। मुख्तलिफ जो सियासी हुकूमतें माजी में आई हैं उन्होंने इतनी सियासी बुनियादों पे भर्तियां की हैं और वहाँ पे एक फौज है प्रोड्यूसर्स की और मुलाजमीन की, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। आप उनसे काम करवा भी नहीं सकते। अगर आप कोई उन पे सख्ती करें, उनको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करें, वो हड़तालों पे चले जाते हैं, मुजाहरे शुरू कर देते हैं। तो PTV को सुधारना बहुत ही मुश्किल है और अब उससे ये तवक्को करना कि उसका वो गोल्डन पीरियड वापस आ जाएगा जब उसने आखिरी चट्टान, शाहीन, ताबीर जैसे अच्छे तारीखी ड्रामे प्रोड्यूस किए थे, ये मुमकिन नजर नहीं आता। अलबत्ता ये है कि हुकूमत अगर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की कुछ हौसला अफजाई करे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई अच्छे ड्रामे बन सकते हैं और आप जो हैं वो बाहर से भी ड्रामे लेकर आए, क्योंकि अगर बाहर कोई अच्छी चीज बन रही है तो आप उससे क्यों अपने लोगों को महरूम रखना चाहते हैं? डबिंग करके आप वो भी लोगों को दिखाएं और अपने मुल्क के अंदर भी बनाएं और अपने मुल्क के अंदर भी कंटेंट बनाएं। बिल्कुल, हमें इस वक्त ज्वाइन किया खालिद अजीम साहब ने। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप क्या समझते हैं? एक तरफ हमने देखा कि वफाकी वजीर ने कहा कि गैर मुल्की ड्रामे पाकिस्तानी प्रोडक्शन को तबाह कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हमने देखा कि रहनुमा PTI फैसल जावेद साहब ने कहा कि गैर मुल्की कंटेंट से मुकाबले का माहौल पैदा होता है। तो अपनी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, आप इन बयान तो कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी उमूर पे इस तरह से ओपन बयानबाजी की बजाय वो अभी तक काबीना में मौजूद है, तो वहाँ पे कोई वक्त पेपर लेके आए, पॉलिसी पेपर लेके आए और इस तरह से रहनुमाई करें। और फिर वो खुद वज़ीर इत्तलाआत रह चुके हैं, वो गालिबन उस वक्त उन्होंने इस हवाले से कोशिश नहीं की। जहाँ तक गैर मुल्की कंटेंट की बात है, हम पुरानी चीज़ों को अगर याद करें तो बहुत सी सीरियल भी हमारे यहाँ पे चलते हैं, बायानिक हुआ, वुमेन और इस किस्म की और चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे चलती रही हैं। फ़र्क ये है कि उस वक्त तो इंग्लिश में चलते थे, अब जो कुछ आता है उसका अंग्रेजी तर्जुमा हो जाता है। फिर ये है कि PTV में एक खासे अरसे से करप्शन का एक रास्ता ये निकाला गया था कि प्राइवेट प्रोडक्शन से चीज़ें खरीदना शुरू कर दी थी जिस वक्त उनके पास अपनी बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद थी, और उसको फिर उससे जंग लगता चला गया। मैं अभी ये समझता हूँ कि दुनिया जहान में जहाँ कहीं पे भी इस किस्म का सिलसिला होता है उसमें एक शफाफियत होती है, लेकिन यहाँ पे इस किस्म की चीज़ को सामने नहीं रखा गया और उसकी तहकीकात भी हुई। राना शेख के दौर पे ये चीज़ जो है वो चली थी आगे, तहकीकात को फिर वहीं पे ठप कर दिया गया। जहाँ तक ताल्लुक है, PTV एक बहुत शानदार किस्म का इसका प्रोडक्शन का शोबा मौजूद था और उसको अब भी मुताबिक किया जा सकता है, और शर्त ये है कि अगर आप में स्पाइन हो, आप जुर्रत कर सकें सही फैसले करने की, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको चाहिए ये कि जिन मामलात में उनको कोई एतराज है उसको इस तरह से सरेआम उछालने के बजाय और अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने के बजाय मुनासिब होगा कि वो अपने जो फोरम दस्तयाब हैं उन पे इस चीज़ को उठाएं और घर के जो फॉरम्स हैं उन पर इन बातों को उठाया जाए। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कल से बसें सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी कहते हैं, अपने बच्चों को बिलकता नहीं देख सकते, फाकों की नौबत आ चुकी है और इसकी जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। गाड़ियां और ड्राइवर्स को बंद किया गया तो पुरअमन धरना दिया जाएगा। 2 महीने 14 दिन हो गए हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और फाकों की नौबत आ गई है। हम अपने बच्चों को भूखे नहीं मार सकते, तड़पता हुआ और सिसकता हुआ नहीं देख सकते। मैं खुदा को आदर नादर जान के कहता हूँ, चंद ड्राइवर रोड पे खड़े होकर भीख मांगते रहे। अगर पंजाब में ट्रांसपोर्टरों को इजाजत मिल गई, KPK में मिल गई, तो फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, किस बात की सजा दी जा रही है। लिहाजा मजबूर होकर, तंग आकर हमने ये फैसला किया है, परसों से हम सीट बाई सीट गाड़ियां चलाएंगे। हम न चोरी कर रहे हैं, न डाका मार रहे हैं। अगर फिर भी गाड़ियां बंद हो गई, ड्राइवर बंद हो गए, तो हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे सड़कों पे। हम कोई पशेमान नहीं है। हुकूमत जो भी करे हम उनको नहीं मना करते, लेकिन अगर हमने अपनी रोजी के लिए ये कदम उठाया मजबूर हो गए, तो आपने हमें मजबूर क्यों किया? सब लोगों को इजाजत दी, आप भी हमारे साथ क़यामत के मुजरिम है। आप हमारी रोजी से महरूम किया आपने। हम रोज़े महशर भी आपसे पूछेंगे। हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अगर फरात के साहिल पे भी कोई कुत्ता भूखा मर गया तो मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा अगर हमें रोजी से महरूम किया गया है तो ये सिंध हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है। और कराची में ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े ने कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का साथ देने से इनकार कर दिया। मिनी ओनर एसोसिएशन के नायब सदर का कहना है कि हुकूमत हुक्म देगी तो गाड़ियां चलाएंगे। हमारे साथ शाहनवाज अली कादरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज अली कादरी, इन्होंने इनकार कर दिया है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का साथ देने से, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो सदर हैं इरशाद बुखारी साहब, उन्होंने कल ऐलान किया था कि वो जो ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों पर ले आएंगे, लेकिन अब ट्रांसपोर्टर 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। कराची मुत्तहिदा मिनी बस ओनर एसोसिएशन जो है वो इस फैसले से बिल्कुल अलग हो गई है। उसका कहना है कि कल वो गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं लाएंगे और इरशाद बुखारी के फैसले के वो साथ नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं और जब हुकूमत कहेगी तभी वो सड़कों पर जो है गाड़ियाँ लेके आएंगे। मैं इस वक्त W11 के स्टॉप पे मौजूद हूँ। जैसा कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो सदर हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि कल जो है गाड़ियाँ जो लाई जाएंगी सड़कों पर, तो यहाँ पर भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जो वैसे 3 माह पुरानी मट्टी में अटी हुई थी, अब वो बिल्कुल धुलकर साफ़ हो चुकी हैं। और यहाँ के जो हमारी ड्राइवर हज़रात से बात की, वो कहते हैं कि हम बस अब हुकूमत जो हुक्म के इंतज़ार में है कि जैसे ही हमें हुक्म मिलेगा हम गाड़ियाँ सड़कों पर ले आएंगे और मुकम्मल तौर पर वो तैयार हैं। मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, शाहनवाज अली कादरी से मुतालिक बता रहे थे।